ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, ये सुनने में अच्छा लग रहा है मेरे को, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है यार? वहां कहाँ पहुंच गए? लेट आए तो लेट आए थे आप, टाइम पे आओ। हेलो 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 हेलो, चलिए सेल डाउन होंगे थोड़ा सा। चलो चलिए चलिए चलिए, यस गाइस चलिए, गेट इन फास्ट फास्ट फास्ट, चलिए जल्दी से आएंगे मैम। क्या बात? मैम पीछे पास कर दो ना। वो चलिए यारों, क्या बात है, सब ठीक है? यस 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 यस, सुपर वंडरफुल। चलो चलो चलो, सब लोग खुश हैं, जल्दी से आएंगे एकदम। यस 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 सर, चलो। ये उल्टा सा क्यों दिख रहा है? आपको सीधा दिख रहा है, मुझे उल्टा दिख रहा है। यस, ये सब शांत है सब यहाँ पे। ये कहाँ है? हे भगवान, चलिए पूरा एरिया ठीक है। यस यारों, चलिए सब लोग क्या करेंगे, मोबाइल अंदर रख देंगे एकदम, और अब मुझे देखेंगे, ठीक है? चलिए 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 चलिए, यस यस यस, चलिए यारों, अब यहां पे ध्यान देंगे। यस गाइस, हाँ, महिला, यस, चलिए यहां पे संभालेंगे, आपके पीछे है ना, संभालेंगे। यस, लास्ट रो एकदम खुश है, खुश है, यस, चलो। यस पीपल, अब यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। अरे सब ठीक है वहाँ पे? आपके आगे कोई बैठा तो नहीं है ना? आपके आगे कोई नहीं बैठा ना? ठीक है, हाँ हाँ, वहाँ पे बैठो ना मैम। सब ठीक है? वहाँ से बोर्ड नहीं दिखता है, बोर्ड ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी सही है, हे भगवान। कुछ तूफान पड़ेंगे आज। Yes guys, चलिए let's focus here. Let's start the session and let's continue the session of mutual fund. Focus very carefully. हम लोगों ने क्या पढ़ा है अब तक, फटाफट से रिकैप करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। Get it fast, 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 very fast, very fast. Yes, yes, fast, 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 fast. चलिए, अब आशा करता हूं, ये लड़की बंद कर रहे हो? वेरी गुड वेरी गुड, कर दो कर दो कर दो, पर बंद किया नहीं आपने। ठीक है ठीक है, चलो एकदम यहाँ पर आएंगे। चलिए 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 चलिए, ऐसे नहीं तो अपन कहीं पे रेस्टोरेंट में हैं और एकदम से चूहा भाग के जाता है, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है, ये हाइजीन के लिए अच्छा नहीं है, बस ऐसा बोल रहा हूँ। आई एम नॉट कनेक्टिंग इट टू एनीथिंग। चलिए यार, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे हम लोग। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यस 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 यस, यार एक महिला फोन पे बात कर रही है, वो हमारे बैच के लिए तो नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है, बस चलिए मान लेते हैं। यस पीपल, चलिए मैं आशा करता हूं कि क्लास में जितने लोग बैठे हैं उनको स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ चुका है। यस, होता कुछ भी नहीं है, ये म्यूचुअल फंड एक फंड है जहां पे लोगों का पैसा इकट्ठा होता है। thereafter the brain of the mutual fund, that is fund manager. Fund manager, the company of fund manager is known as asset management company. This company, this fund manager invests this money in share market and उससे जो रिटर्न आता है वही रिटर्न मिलता है मेंबर्स को भी, यूनिट होल्डर्स को भी। एंड दिस इज सिंपली स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने का एक तरीका, दैट इज म्यूचुअल फंड, और कुछ भी नहीं है। हमने कल के लेक्चर के एंड में इसका लीगल स्ट्रक्चर भी देखा था। इसका लीगल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, द वन हु सेट्स अप द म्यूचुअल फंड इज नोन एज स्पॉन्सर, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। ये एक ट्रस्ट के फॉर्म में जो उसको स्टार्ट करता है उसको हम कहते हैं स्पॉन्सर। ओके, इजी पीजी, द वन स्टार्ट्स द म्यूचुअल फंड इज नोन एज अ स्पॉन्सर। देन स्पॉन्सर अपॉइंट्स
ट्रस्टीज, फिर ट्रस्टीज पिक्चर में आ जाते हैं, उसके बाद में आ जाता है हमारे पिक्चर में फंड मैनेजर, यूनिट होल्डर्स होते हैं, फंड मैनेजर पिक्चर में आ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम आराम से। अब इसको अगर मैं क्रोनोलॉजी के साथ में बताऊं, क्रोनोलॉजी समझते हैं जिस तरह से होता है एक्चुअली सीक्वेंस में, सबसे पहले पिक्चर में आते हैं कुछ लोग, दो आर फोकस है, कुछ लोग, दोज आर स्पॉन्सर, sponsors are those who sets up the mutual fund। जैसे हम लोग कंपनी लॉ में कंपनी के लिए प्रमोटर मानते हैं, वैसे एग्जैक्टली ट्रस्ट में होते हैं स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को म्यूचुअल फंड चालू करना है, इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के स्ट्रक्चर के अंदर एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाता है, इजी पीजी। उसके बाद में चूंकि रीजनिंग ये ट्रस्ट है, दे हैव टू कंपल्सरी अपॉइंट ट्रस्टीज, तो यहां पे कुछ ट्रस्टीज आ जाते हैं, ठीक है, ओके, इजी पीजी। जैसे ही ट्रस्टीज आ गए, नाउ द स्पॉन्सर्स एंड द ट्रस्टीज, दीज पीपल टुगेदर अपॉइंट फंड मैनेजर, या फिर आप कह सकते हैं दे अपॉइंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे आज, थोड़ा सा केयरफुल रहना, कुछ लोगों के दिमाग के कुछ डाउट्स होंगे वो आज क्लियर होंगे, और कल की डेट में हम लोग नोट से पढ़ना शुरू कर देंगे एकदम धुआंधार तरीके से, कि इसके अलावा हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। यस, अच्छा कोई बात नहीं, एकदम एकदम अच्छा, नहीं इट्स ओके, चलिए यहाँ पर आते हैं। चलिए, ये मेरा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि कहीं भी मूवमेंट होता है ना, तो वो एकदम मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, बाकी कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग कोशिश करो कि लेक्चर के दौरान, इट्स ओके, लेक्चर के दौरान आप लोग सिर्फ मुझे देखें, इधर उधर भी ना देखें। कैसा है यारों, इधर उधर देखने की तो जिंदगी है। क्या चाहिए सर? नहीं, ये वाला ऑन करना चाहते हो आप? मैम आप हेल्प करी दो उनकी ना, वो वाला भी ऑन कर दो। हाँ, और कुछ ऑर्डर ले लूँ मैं एक? क्या लंच में क्या खाना चाहोगे आप? चलिए, यस, सब खुश है जिंदगी से? कम से कम अभी तो खुश है जिंदगी से। यस, चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, मैं बस ये कह रहा था यारों, मुझे देखो, ठीक है, बाकी दुनिया देखने के लिए जिंदगी है, ठीक है। तो जब तक लेक्चर में बैठे हो तब तक कोशिश करें कि आप लोग आगे देखें। चलिए, हम स्ट्रक्चर पे थे, ये होता है स्पॉन्सर सेटअप करता है, उसके बाद में ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड, ट्रस्टीज आ गए, देयर आफ्टर स्पॉन्सर और ट्रस्टी मिलके अपॉइंट करते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर को। ओके, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ट्रस्टीज क्यों अपॉइंट होते हैं? ऑल दी असेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आर ओन्ड इन द नेम ऑफ ट्रस्टीज टू होल्ड असेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड के असेट्स को होल्ड करने के लिए आए हैं ट्रस्टीज। ओके, उसके बाद में ट्रस्टीज ने अपॉइंट कर दिया है, ट्रस्टीज और स्पॉन्सर ने मिलकर अपॉइंट कर दिया है असेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर को। नाउ अंडरस्टैंड, ये करते क्या है? दे आर द, जैसे कि हमने पढ़ा था, ब्रेन ऑफ म्यूचुअल फंड, दे डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट। ब्रेन ऑफ म्यूचुअल फंड, जो भी डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट का वो इनका रहता है। डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका रहता है, सुनना बहुत केयरफुली, ठीक है। अब ये जैसे ही सब लोग रेडी हो जाते हैं, इसके बाद में दे डिसाइड टू इशू एन ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ये म्यूचुअल फंड उसके बाद में इशू करता है एक ऑफर डॉक्यूमेंट, जो हमने कल एक ऑफर डॉक्यूमेंट देखा था क्लास में, वैसा एक ऑफर डॉक्यूमेंट आता है। देन पब्लिक इन्वेस्टर में से जो भी इंटरेस्टेड है, हम यहां पर हैं पब्लिक, हम में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर देते हैं, मींस इन्वेस्ट कर देते हैं इन द म्यूचुअल फंड। वी गिव अस द मनी, बिल्कुल ठीक है सर। मनी कितना देते हैं डिपेंड करता है आपको कितना इन्वेस्ट करना है। एक यूनिट 10 रुपए का है, आप 10 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए, लेकिन इट हैज टू बी इन मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल में होना चाहिए, क्योंकि आप आधा यूनिट खरीद नहीं सकते। वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। सो यू इन्वेस्ट सर्टेन मनी, डिपेंडिंग ऑन द मनी यू आर इन्वेस्टिंग, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट्स यू आर बाइंग, आपको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। आपको यूनिट्स दे देता है म्यूचुअल फंड, वंडरफुल। जैसे ही आपको यूनिट्स मिल गए, आप बन गए यूनिट होल्डर्स। यहां तक भी सब लोग मेरे साथ में? अब यहां से स्टोरी को थोड़ी सी चेंज करेंगे। नाउ फोकस है वेरी केयरफुली, स्टोरी थोड़ी चेंज करेंगे, क्योंकि एक दो चीजें जो आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए, तब आप प्रैक्टिकल म्यूचुअल फंड को समझ पाएंगे। होता ऐसा है कि आज मान लीजिए कोई भी एक बड़ा सा ग्रुप है, मैं ग्रुप में एग्जांपल लेता हूं HDFC बैंक। HDFC बैंक एक बहुत बड़ा ग्रुप है। HDFC बैंक सोचता है कि यार हमारे पास में बहुत जबरदस्त बड़े बड़े
फंड स्पेशलिस्ट हैं शेयर मार्केट के, हमारा एक म्यूचुअल फंड रन करते हैं, हमारा एक म्यूचुअल फंड रन करते हैं। तो एचडीएफसी डिसाइड करता है कि हमें हमारा एक म्यूचुअल फंड रन करना है, रेदर एक्सिस का एग्जांपल है तो एक्सिस का म्यूचुअल फंड दिखा भी पाऊंगा मैं आपको। एक्सिस डिसाइड करता है कि मुझे एक म्यूचुअल फंड रन करना है। सुनना, सबसे पहले एक्सिस शुरू कहां से करता है प्रैक्टिकली, वो देखता है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी भी तो चाहिए। एक्सिस अपना ही एक असेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट करता है, दैट विल बी एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी। वो एक्सिस कंपनी की ही एक सब्सिडरी होती है। तो एक्सिस का एक असेट मैनेजमेंट कंपनी रहता है जिसको एक्सिस डिसाइड करता है कि इसी के लिए असेट मैनेजमेंट कंपनी के रेवेन्यू के लिए हमें म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। बहुत अच्छे से समझना इस बात को। असेट मैनेजमेंट कंपनी को रेवेन्यू देना होगा ना, रेवेन्यू। असेट मैनेजमेंट कंपनी को फीस कौन देगा? म्यूचुअल फंड। असेट मैनेजमेंट कंपनी को हायर कौन करेगा? म्यूचुअल फंड। तो एक काम करते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट की जाती है। तो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट हो गई, उसमें भी आपको दिखेगा नाम लिखा होगा एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी। ना उसके अंदर फंड मैनेजर्स होंगे और स्पेशलिस्ट लोग होंगे, ऐसे 15 20 50 लोगों की एक टीम बन गई, उनकी एक कंपनी रजिस्टर कर दी असेट मैनेजमेंट कंपनी और नाम लिख दिया एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी। यहां तक सब साथ में। अब एक्सिस ग्रुप ही सोचता है एक काम करते हैं, एक म्यूचुअल फंड चलाते हैं, एक म्यूचुअल फंड चलाते हैं जहां पे पब्लिक से पैसा लेंगे। ये जो हमारी एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसी को इस म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह अपॉइंट कर देंगे और ये असेट मैनेजमेंट कंपनी इस म्यूचुअल फंड से फीस लेगी और फिर ये म्यूचुअल फंड का पैसा इन्वेस्ट करेगी, लोगों को रिटर्न कमा के देगी। द बेनिफिट इज ओनली द फीस दैट असेट मैनेजमेंट कंपनी विल गेट। कल को एक डाउट आता है दिमाग में कि सर ये सब करके फायदा क्या हो रहा है? ये सब करके फायदा ये हो रहा है कि असेट मैनेजमेंट कंपनी भी उन्हीं की होती है और उस पे उनको मिलती है क्या? फीस। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर इज दे स्टार्ट्स अ म्यूचुअल फंड एंड देन दे टेल यू, आज आपको यूनिट्स खरीदने कितने हजार, जब यूनिट खरीदोगे तब लगेगा एंट्री लोड। इट इज अ कमीशन, इट इज वेरी लेस, हार्डली कितना लग रहा है, पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल ये आपसे ले रहे हैं 2%, 1% का आपका एंट्री लोड लगेगा। और जब म्यूचुअल फंड को बेचने की कोशिश करोगे तब एग्जिट लोड भी लगेगा 1% का। एग्जाम्पल, तो आज अगर आप 100 रुपए के म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो तो उसके ऊपर 1 रुपए का कमीशन एंट्री लोड देना पड़ेगा आपको म्यूचुअल फंड को। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो म्यूचुअल फंड के लिए एक और इनकम का सोर्स हो गया वो वाला पार्ट, ठीक है। जब कल को आप म्यूचुअल फंड बेचना भी चाहोगे तब भी 1% लगेगा, तो ये 1% भी म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा सा रेवेन्यू का सोर्स हो गया। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली हाउ डज इट फंक्शन। आज यूनिट्स इशू किए, ऑफर डॉक्यूमेंट हमने लिखा था दैट वी वांट टू सेल 1 crore units of 10 rupees each। सब लोग मेरे साथ में हैं? वी वॉन्ट टू सेल 1 crore units of 10 rupees each। 1 करोड़ यूनिट सेल करने हमको 10 रुपए का एक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक और चीज कर लेता है, कल आपने देखा मिनिमम अमाउंट बता देता है कि यार कोई सिर्फ 10 रुपए लेकर आएगा तो उसको 1 यूनिट नहीं देंगे, क्योंकि फिर हमारे लिए मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाता है। कम से कम 1000 तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, मतलब मिनिमम दैट यू हैव टू बाय इज 100 यूनिट्स। इन दैट केस कुछ म्यूचुअल फंड 500 भी रखते हैं, तो म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड वेरी करता है। मैंने 500 से छोटा वाला म्यूचुअल फंड देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप उससे कम नहीं रख सकते, लेकिन मैंने 500 से कम वाला म्यूचुअल फंड अभी तक देखा नहीं। 500 तो मिनिमम, मतलब 500 रखते हैं, उससे कम नहीं रखते। 1000 भी रहता है कॉमन, ये वाला नंबर है। अगर 1000 है, इसका मतलब अगर किसी को भी लेना है तो कम से कम कितने यूनिट्स लेने पड़ेंगे? 100 के बाद 101, 102, 103 जितने चाहिए उतने ले लो, लेकिन मिनिमम कितने लॉट यूनिट्स लेने पड़ेंगे? 100। वेरी लॉजिकल, सो दैट फंड के लिए भी लॉजिकल होता है कि हाँ 1000 रुपए तो कम से कम कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनको बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको फिर टाइम टू टाइम मेल पे रिकॉर्ड जाएगा, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे। तो इस कारण से वो कोशिश करते हैं कि एकदम 10-20 रुपए वाले इन्वेस्टर नहीं ले, 1000 वाले तो एटलीस्ट लें। तो उनका लॉजिक होता है, उनको इशू करना है 1 crore यूनिट्स ऑफ 10 रुपीज ईच, तो सो दैट 10 crore आ जाएंगे। यूनिट होल्डर्स ने पैसे दे दिए, यूनिट्स उनको अलॉट हो गए। म्यूचुअल फंड हैज गॉट 10 crore रुपीज नाउ। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, यहां तक सब साथ में। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टेबल फंड। सुनना बहुत अच्छे से। आज ये फंड मैनेजर ये पैसे को इन्वेस्ट करेगा शेयर मार्केट के अंदर। ओके, नाउ अगर 10 करोड़ इकट्ठा हुआ है, ये फंड मैनेजर 10 करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये हमने हमारे डे 1 के एग्जांपल में ले लिया था ना, 10 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा।
अरे ऐसे कैसे 10 करोड़ इन्वेस्ट कर देगा? आज ये म्यूचुअल फंड ने एक ऑफिस भी खोला होगा, उस ऑफिस का रेंट होगा, 4 लोग एम्प्लॉइज होंगे जो काम करते होंगे, ये यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं हर जगह पे थोड़ा बहुत, उसका पैसा खर्च होता होगा, असेट मैनेजमेंट कंपनी को फीस तो देनी पड़ेगी ना मैनेज करने के लिए, तो ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी तो हैं, और वो भी इसी 10 करोड़ से तो निकालना है ना। वो हम बेवकूफ थोड़ी ना कि वो पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपने जेब से लगाएंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि हाँ 10 करोड़ का 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। इट डजंट वर्क दैट वे। उन्हीं 10 करोड़ में से अपन को हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी निकालने हैं। तो मान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड ने क्या किया, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस के नाम पे 15 लाख रुपए निकाल लिया कि इतना हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंस है कि म्यूचुअल फंड का ऑफिस है उसका रेंट लेना होता है, यहाँ पे 10 एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी देनी होती है, फंड मैनेजर को फीस देनी होती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी की फीस है, 15 लाख रुपए निकाल दिया। तो फिर बचा कितना है, 9 करोड़ 85 लाख, 9.85 करोड़ बचा, सब लोग साथ में हैं। दिस 9.85 करोड़ इज नोन एज इन्वेस्टेबल फंड। कॉर्पस हुआ है 10 करोड़ और इन्वेस्टेबल फंड हुआ है 9.85। कंसेप्ट समझ में आया? बिकॉज पूरा कॉर्पस आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, कर ही नहीं सकते आप पूरा कॉर्पस इन्वेस्ट, बिकॉज थोड़ा तो आपको अपने खर्चे के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो ये जो आप नेट ऑफ एक्सपेंस, खर्चा, एस्टिमेटेड खर्चा निकाल के जो पैसा आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर पाते हो, दैट इज नोन एज इन्वेस्टेबल सरप्लस। ठीक है, एकदम आराम से आपके क्वेश्चंस लूंगा, स्टे काम। 9.85 CR इन्वेस्ट हो रहा है, दिस इज इन्वेस्टेबल फंड कह देता हूं, फोकस। एंड ये जो एस्टिमेटेड एक्सपेंस हुआ है ना, सुना अच्छे से, ये हो गया 15 लाख का। अब एक डर है ना, अब एक डर है, एक यूएस का स्कैम बताता हूं एकदम शॉर्ट में, फिर यहां पर आता हूं। स्कैम वाज नॉट विद रिस्पेक्ट टू शेयर मार्केट, इट वाज अ चैरिटी का स्कैम। उन्होंने क्या किया, वहां पे एक बहुत बड़ी चैरिटी रन कर रहे थे, उस चैरिटी के अंदर पीपल यूज्ड टू डोनेट मनी, ठीक है, and thereafter there was a purpose of the charity. Example ले लेता हूँ, the purpose of the charity would be to educate the underprivileged. ये उनका पर्पस है। तो वो गांव-गांव जाके जो अनएजुकेटेड बच्चे उनको पढ़ाने के लिए पैसे को खर्च करेंगे और चैरिटी उसके लिए पैसा कलेक्ट करती थी। तो मान लीजिए 10 लोगों ने 10-10 लाख रुपए उस चैरिटी में दिए, INR की बात कर रहा हूँ, 10 लोगों ने 10-10 लाख रुपीस उस चैरिटी में दिए, 1 करोड़ इकट्ठा हो गया। आइडियली उस चैरिटी को 1 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए वहां जाके। चैरिटी का भी तो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेंस होता है चलाने का, वॉलंटियर रखते हैं, एक ऑफिस खोल रखा है, चलो मान लो 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, उसमें से 2 लाख वहां पे एक्सपेंस हो गए। चैरिटी ने क्या किया था, नहीं, चैरिटी में जो व्यक्ति काम कर रहा था उसकी सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ, उसकी वाइफ काम करती है 1 लाख रुपीस पर मंथ, जो स्टाफ काम कर रहे हैं 50,000 पर मंथ। चैरिटी इवेंट कंडक्ट कराता था अवेयरनेस के लिए, 15-15 लाख रुपए इवेंट में खर्च हो रहे हैं। तो हो क्या रहा था, पर्पस डिफीट। जो पैसा डोनेशन में आ रहा था उसका आधा पैसा तो खर्च में ही जा रहा है, एक्चुअल चैरिटी तो हो ही नहीं रही है ना। तो ये तो जो लोग डोनेट कर रहे हो बेवकूफ बन रहे हैं ना। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तब यूएस के अंदर ये हुआ, तब यूएस में उन्होंने एक लॉ बनाया और एक परसेंटेज बनाया 5% का, कि कोई भी चैरिटी जो पैसा कलेक्ट करती है उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम पे मैक्सिमम कितना खर्च कर सकती है, 5%, बस। तो अगर आपकी चैरिटी में पूरा डोनेशन 1 करोड़ आया तो 5 लाख में आपको पूरे ऑपरेशंस मैनेज करने, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। हाँ, टर्नओवर ही 100 करोड़ आ गया तो 5 करोड़ में ऑपरेशंस मैनेज करो अवेयरनेस वगैरह के लिए जो भी करना है, बट वो आपका लिमिट आ गया। वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? वैसा ही म्यूचुअल फंड में भी एक फंडा होता है नोन एज एक्सपेंस रेशियो, नोन एज एक्सपेंस रेशियो। अब आप, मैंने डे 1 पे एक लाइन बोली थी और तब कहा था आपको समझेगा नहीं, वो आज समझेगा, लोअर द बेटर। एक्सपेंस रेशियो, व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो? कि म्यूचुअल फंड ये जो पैसा लेता है इसको इन्वेस्टेबल सरप्लस तो है और थोड़ा उनका ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग के नाम पे वो कितना पैसा खर्च कर लेते हैं, कितना परसेंटेज पैसा उनका ऑपरेटिंग के नाम पे खर्च हो जाता है, इसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। और इस पे सेबी ने लगा रखी है लिमिट पढ़ेंगे हम नोट्स में एकदम आराम से। अभी के लिए प्रिज्यूम कर लेते हैं, इफ द लिमिट इज 2%, if the limit is 2%, it is less than 2%, but if the limit is 2%, it means what, कि जो भी म्यूचुअल फंड के पास पैसा है उसका मैक्सिमम कितना, 2% वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब इन 2% के अंदर उनको असेट मैनेजमेंट कंपनी की फीस वगैरह सब कुछ मैनेज करना है। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो इस म्यूचुअल फंड की इनकम ऐसा कुछ होती नहीं है, क्योंकि ये बना है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। तो ये अपनी इनकम के लिए बना भी नहीं है,
ये स्पॉन्सर का कोई फायदा नहीं है, वो इस म्यूचुअल फंड से एक भी पैसा कमाते नहीं है। जबकि म्यूचुअल फंड के खर्चे क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। एस्टिमेटेड एक्सपेंस के अंदर अगर मैं बात करता हूं, बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, मैं आपको मेजर बताता हूं। फीस ऑफ एएमसी, ये तो आई गई ना, याद आ रहा है, उसी के लिए तो म्यूचुअल फंड सेटअप हुआ था। वो आप ही की एक सब्सिडरी, वो पैसा कमा रही है, बट ये एक खर्चा है और सेबी ने उसके ऊपर भी लिमिट लगा रखी है कि उसी के अंदर आपको सारे खर्चे मैनेज करने हैं। उसके बाद में ट्रस्टीज को भी एक फीस देते हैं जिसे कहते हैं ट्रस्टीशिप फीस, वो हो गया। उसके बाद में आपके ऑफिस एक्सपेंस, आपको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने, रिकॉर्ड कीपिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं। म्यूचुअल फंड इज नॉट फॉर प्रॉफिट, स्पॉन्सर्स डू नॉट मेक प्रॉफिट, द रेवेन्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इज ओनली द इनकम ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। नाउ दिस विल आंसर वन क्वेश्चन व्हिच यू माइट हैव कि सर हमने जितने म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट ओपन किए, जो लोग म्यूचुअल फंड चला रहे थे उन्हीं के नाम से एएमसी की कंपनी दिख रही थी। कल हमने आदित्य सन लाइफ कुछ देखा था, आदित्य बिरला सन लाइफ, तो यार चला भी वही रहे, एएमसी भी उनका है, आदित्य बिरला सन लाइफ। तो आप ये जहां देखोगे आपको एक कॉमन दिखेगा, बिकॉज भाई साहब म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड कोई पैसे कमा ही नहीं सकता, वो ट्रस्ट के फॉर्म में ना, चोरी हो जाएगी अगर आप पैसे कमा रहे हो, तो आप पैसे नहीं कमा रहे हो, पर्पस इज जस्ट कि एएमसी को फीस मिलती रहेगी, तो वो एएमसी आप ही की एक कंपनी होती है, उसको उसका फीस मिल जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? इस पूरे स्ट्रक्चर से एक और प्रॉफिट होता है, दैट यूनिट होल्डर्स आर एट अ विन विन। आप लोग तो विन विन में हो ना, सेबी ने आपको कितना प्रोटेक्ट कर रखा है कि वो लोग एक्सपेंस भी कितना ले सकते हैं, वो एक परसेंटेज के दायरे में रखती है कि उतना ही पैसा वो लोग ले पाएंगे, ठीक है, और बचा हुआ पूरा पैसा एक्चुअल मार्केट में इन्वेस्ट होगा और उससे जो भी रिटर्न आएगा वो आप लोगों को मिलने वाला है। एंड दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ठोक बजा के बोलती है कि गवर्नमेंट कहती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, अदरवाइज ऐसे कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप इन्वेस्ट करो? बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना रखा है कि स्पॉन्सर्स प्रॉफिट के लिए नहीं है, ट्रस्टीज प्रॉफिट के लिए नहीं है, एएमसी भी प्रॉफिट के लिए नहीं आया है, प्रॉफिट सिर्फ किसका होगा? यूनिट होल्डर का। स्पॉन्सर को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ट्रस्टी को ट्रस्टीशिप फीस मिलेगी और एएमसी जो है उसको अपनी फीस मिलेगी। ट्रस्टीशिप फीस इज वेरी लेस बट एएमसी की फीस इज गुड अमाउंट ऑफ फीस। बट होता यह है आज की तारीख में एक जो म्यूचुअल फंड चलता है वो इतना ज्यादा पैसा संभालता है, जैसे कि पराग पारेख कितना था, 28,000 करोड़, उसका 1% भी बहुत हो गया ना। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो ये जो एएमसी की फीस होती है ना, ये अच्छी खासी फीस ले लेते हैं ये, और उसके अंदर पब्लिक को भी फायदा होता है। सर पब्लिक को कैसे फायदा होता है? सुनना अच्छे से, वापस याद करो, मैं ड्राइव करके मुंबई जा रहा हूँ या फिर मैं बस से जा रहा हूँ, ड्राइवर को सैलरी तो देते होंगे ना, बट मुझे उससे फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ड्राइवर 50 लोगों को बिठा के ले जा रहा है, दिन में 4 बार लोगों को लेके जाता है, तो उसका जो सैलरी है महीने का, उसका 20,000 का सैलरी मान लो, दैट 20,000 गेट डिवाइडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो मेरा जो पोर्शन ऑफ सैलरी आता है वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि मेरा बस से ट्रेवल करना फिर भी सस्ता पड़ता है। आज आप बस से जा रहे हो, वो टिकट ले रहे हैं 400-500 रुपए का टिकट ले रहे हैं, उसमें ड्राइवर की सैलरी इंक्लूडेड है ना, बट ड्राइवर वन वे 50 को लेके जा रहा है, ऐसे दिन के 4 राउंड कर रहा है, दिन में वो 400 लोगों को लेके जा रहा है, महीने भर काम कर रहा है, तो वो ऐसे करके 5-6 हजार लोगों को ट्रैवल करता है, तो उसकी 20,000 की सैलरी जो आपके ऊपर आती है दैट इज नेग्लिजिबल। तो पराग पारेख म्यूचुअल फंड में जो असेट मैनेजमेंट कंपनी लेती होगी सैलरी 5-5 लाख रुपए की, लेकिन उससे आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता है? वो लाखों लोगों के फंड हैंडल कर रहे हैं, तो उनका जो पोर्शन आता है वो आपके ऊपर नेग्लिजिबल आता है। सो व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड, द प्रॉफिट ऑफ देम, मतलब कोई प्रॉफिट उनको नहीं, पूरा प्रॉफिट आपका है, कोई प्रॉफिट का शेयर वो लेने वाले नहीं है, वो सिर्फ क्या लेंगे? फीस लेंगे, वो सिर्फ फीस लेंगे। और फीस भी कौन लेगा? असेट मैनेजमेंट कंपनी। स्पॉन्सर तो फीस भी नहीं लेगा। सर स्पॉन्सर फिर करता क्यों? कभी कभी एक चीज करता है स्पॉन्सर, स्पॉन्सर जैसे कि एक कंपनी में प्रमोटर कंपनी के कुछ शेयर्स अपने पास रखता है ना, वैसे ही स्पॉन्सर अपना पैसा भी इन्वेस्ट करता है कभी कभी। तो मान लो ऐसा, मान लो अभी के लिए कि इस म्यूचुअल फंड को 10 करोड़ रुपए रेस करने थे, तो स्पॉन्सर ऐसा बोल सकता है कि 2 करोड़ मेरे लगाता हूं, 8 करोड़ पब्लिक के, तो मुझे 2 करोड़ के हिसाब से 20 लाख यूनिट्स दे दो, 20 लाख यूनिट्स पैसे वो भी देगा, 20 लाख यूनिट्स यहां से स्पॉन्सर के पास, बाकी पब्लिक को दे दिए, अब ये पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी स्पॉन्सर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितना एक नॉर्मल यूनिट होल्डर को मिल रहा था उतना ही बेनिफिट मिलेगा, ये मैक्सिमम हो सकता है। इसके अलावा स्पॉन्सर हैज नथिंग टू गेन,
trustees just get trusteeship fees and asset management company gets their fees. It is not a percentage of profit or anything like that. They just get their fees. और ये पूरा गेम उसी के लिए चल रहा है. Eventually, actually the winner are unit holders होंगे. यूनिट होल्डर्स ही पूरा कैपिटल अप्रिसिएशन जो प्रॉफिट है वो पूरा यूनिट होल्डर लेके जाएंगे. बस इस असेट मैनेजमेंट कंपनी ने प्रॉफिट बनाना चाहिए. अगर ये प्रॉफिट बनाता है तो ये पूरा का प्रॉफिट यूनिट होल्डर लेके जाएंगे. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो अब इसी प्रकार से फंक्शन करता है कि यहाँ पे पूरा पैसा आता है, थोड़ा पैसा एस्टिमेटेड एक्सपेंस के हिसाब से निकाल के रख दिया जाता है, बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट होता है, दैट इज नोन एज इन्वेस्टेबल फंड. वो शेयर मार्केट में जाता है और वहां से जो रिटर्न आता है दैट रिटर्न इज गिवन टू यूनिट होल्डर्स. जो भी रिटर्न आता है फोकस है स्क्रीन पे बस. जो भी रिटर्न आता है दैट रिटर्न इज गिवन टू यूनिट होल्डर्स. फोकस स्क्रीन पे. सर रिटर्न किस माध्यम से आ सकता है? फोकस हियर. क्वेश्चंस लूंगा, मैंने कहा ना. इधर आओ. रिटर्न किस माध्यम से आ सकता है? डिपेंड करता है आपने किस टाइप की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया. मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड ऐसा था जिसने जनता को कमिट किया है कि हम आपको फिक्स इनकम देंगे, तो द म्यूचुअल फंड विल इन्वेस्ट इन डेट सिक्योरिटीज ताकि वहां से इंटरेस्ट आएगा और हम इंटरेस्ट देंगे. मान लीजिए आपने जनता को कमिट किया है कि हम कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन हम आपके कैपिटल अप्रिसिएशन बढ़ाएंगे, आपकी यूनिट का वैल्यू बढ़ेगा, तो दे विल आल्सो इन्वेस्ट इन कंपनीज जो कंपनीज के अंदर कैपिटल अप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी है. अब थोड़ा सा बड़ा सोचोगे तो एक और बात समझेगी आपको. कंपनीज का भी अपना एक ट्रेंड होता है. जैसे कि एक कंपनी है आईटीसी, बहुत पॉपुलर कंपनी है, हम सबको पता है. आईटीसी का ट्रेंड ये है कि आईटीसी भर भर के डिविडेंड देता है. इन्फोसिस का एक ट्रेंड है कि इन्फोसिस भर भर के डिविडेंड देता है. सो सच कंपनीज आर नोन एज डिविडेंड पेइंग कंपनीज. अब सुनना अच्छे से, ऐसा नहीं होता कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो अच्छी कंपनी, जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो गंदी कंपनी. ऐसा नहीं होता है. कंपनीज का बस एक ट्रेंड होता है. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. हर कंपनी को पैसे की जरूरत है ग्रोथ करने के लिए. जो कंपनी डिविडेंड दे देती है उसको जब पैसे की जरूरत होती है फिर वो मार्केट से लोन लेती है. समझ रहे हैं? एक कंपनी है, हमारे पास पैसा है, हमने फिर भी डिविडेंड दे दिया, फिर हमें पैसों की जरूरत है तो हम मार्केट से लोन लेते हैं. वहीं एक कंपनी लाइक रिलायंस इतना डिविडेंड नहीं देती है तो उसको फिर लोन की जरूरत भी कम पड़ती है ना. मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है आपको? सो कंपनीज अपना एक ट्रेंड फॉलो करती है क्योंकि उनके एक्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स की एक अपेक्षाएं होती है. इसलिए तो देयर आर कंपनीज लाइक डिविडेंड पेइंग कंपनीज. गूगल करोगे डिविडेंड पेइंग कंपनीज, आपको गूगल 5-6 कंपनीज फेंकेगा. आईटीसी उसमें आएगा, और जैसे मैं दूसरा एग्जांपल किसका लिया, इन्फोसिस, ये दोनों पक्का आएंगे. तो जो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड इनकम भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए, वो ऐसे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं. तो वहीं पे कुछ म्यूचुअल फंड भी ऐसे होते हैं कि यार हमें लोगों को रिटर्न देना है, लेट्स डू वन थिंग, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है, तो फिर वो भी इन्वेस्ट करते हैं आईटीसी और इन्फोसिस जैसे कंपनीज में. वहीं कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिविडेंड देती नहीं है बट कैपिटल अप्रिसिएशन करती जाती हैं, तो उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट होगा. एवरी म्यूचुअल फंड हैज अ डिफरेंट आउटलुक, अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव कहां लिखा होता है? म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है ऑफर डॉक्यूमेंट में. पब्लिक देखती है कि ये म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव मेरे ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहा है क्या. अगर हो रहा है तो वो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? चलिए, यस पीपल. नाउ जस्ट वन थिंग बिफोर टेकिंग योर डाउट्स. आज ये पेन डाउन भी कराऊंगा आपको. नहीं, ये नहीं, ये गूगलिया हमको लेके चलो. रुक, यस, फोकस है, फोकस है, फोकस है. बहुत जबरदस्त. यस, एचडीएफसी का दिखाता हूं. यस, फोकस है. ये एक और म्यूचुअल फंड है. म्यूचुअल फंड का नाम देखो क्या है, एचडीएफसी लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड. ये नाम ही अपने बारे में कुछ तो बता रहा है ना कि एक ऐसा फंड होगा डेट. मतलब ये कहां इन्वेस्ट करेगा? डेट सिक्योरिटीज, मतलब फिक्स इनकम टाइप कुछ देगा. ड्यूरेशन कैसा है? लॉन्ग ड्यूरेशन. कल हमने जो एक देखा था उसमें तो नंबर ऑफ डेज भी दिए थे. तो हर एक इन्वेस्टर अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको, अरे इट इज नथिंग. सबवे पे गए हो क्या कभी?
सबवे, कुछ लोग गए कुछ लोग नहीं गए। जो लोग सबवे पे नहीं गए उसको मैं कंपेयर कैसे करूंगा, कंपेयर किससे कराऊं और किसी से। हाँ मिसल तो खाई होगी ना, हर एक व्यक्ति मिसल खाने के लिए जाता है, क्या सबवे पे जाता है, वहां पे ऑप्शंस होते हैं। देयर आफ्टर यू डिसाइड कि अरे फुल स्पाइसी कर दो, फिर भले आंखों से आंसू आ जाए, बस फोकस किया, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो थोड़ा सा। आप सबवे में जाते हैं, यू गॉट 20 ऑप्शंस एंड देन यू डिसाइड विच सॉस टू यूज, आपको सब्जी कौन सी देनी है कौन सी नहीं लेनी है, बन कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, यू गॉट वेरियस ऑप्शंस, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर एक व्यक्ति का क्या अलग है, सुनना, रिस्क एपेटाइट। हर एक व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट अलग है, तो वो अपने अपने रिस्क एपेटाइट अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड करेगा कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट है। तो उनमें से एक म्यूचुअल फंड क्या है, एचडीएफसी लॉन्ग टर्म, फटाफट देखते हैं इसको। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, ठीक है। स्कीम का नेम क्या है, एचडीएफसी लॉन्ग ड्यूरेशन डेट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखना, टू जनरेट इनकम स्लैश कैपिटल अप्रिसिएशन। हमने कल जो देखा था उसमें ओनली इनकम पे फोकस था, इनका नहीं भाई, इनकम भी देंगे और साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन भी देंगे थ्रू इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है अभी आपको नहीं पता है, धीरे धीरे पढ़ोगे। हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसका टेन्योर 1 साल से कम, आई रिपीट अगेन, हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसका टेन्योर 1 साल से कम है वो होगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मान लीजिए कोई बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल सुना है क्या, 14 डेज के होते हैं, 90 डेज के होते हैं, सब मनी मार्केट है, सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड है 6 मंथ्स का, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड है 2 इयर्स का, नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका टेन्योर 1 ईयर तक है वो बन जाएगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। चलो छोड़ो, आते हैं यहाँ पे वापस। To generate income, capital appreciation through investment in debt and money market instruments, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. ये सब जगह लिखा हुआ दिखेगा कि हम गारंटी नहीं देते हैं कि ये हो जाएगा, ये हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। ओके आगे, स्कीम टाइप कौन सी है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। कल जो देखा था वो क्लोज थी, ये ओपन है, राइट। अब हमें ओपन क्लोज का थोड़ा सा पता है, डिटेल में नोट्स में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पता है कि क्लोज एंडेड मतलब दरवाजे बंद हो जाएंगे। हमने एक बार म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद लिए, फिर हम बेचने के लिए म्यूचुअल फंड के पास नहीं जा सकते। ओपन एंडेड मतलब ये खुले में भाई, आज जितने लेने लो, आपका मन हो गया कि 15 दिन बाद आपको वापस बेचने, तो आप म्यूचुअल फंड को बेच के उस दिन के हिसाब से, उस दिन के डैश के हिसाब से, क्या एनएवी, उस दिन के एनएवी के हिसाब से अपना पैसा वापस रिकवर कर पाएंगे। वेरी, अरे गोल्ड जैसा, आज गोल्ड लिया, 15 दिन बाद बेचना है, उस दिन के रेट के हिसाब से बिकता है, वैसा ही उस दिन के एनएवी के हिसाब से बिकेगा म्यूचुअल फंड का। ओके ओके ओके। स्कीम कैटेगरी ठीक है, न्यू फंड लॉन्च 6 जन टू 17 जन, अभी चालू है। देखो क्या लिखा है नीचे, लोड, एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल, एग्जिट लोड नॉट एप्लीकेबल। नहीं ले रहे ये लोग, लोड ही नहीं ले रहे आपसे। मैंने आपको बताया ना म्यूचुअल फंड लोड लेता है, तो ये नहीं ले रहे। वहीं अगर इनको एंट्री लोड एग्जिट लोड लेना होता तो यहाँ पे लिख देते 1%, 1.5% या जो भी ले रहे हैं, इन्होंने कह दिया नॉट एप्लीकेबल। कल जो था वहां पे लिखा हुआ था कुछ यहाँ पे, लेकिन तब तक एंट्री लोड मैंने आपको बताया ही नहीं था, ठीक है, छोड़ो। इसके बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है, 100। मैं आपको क्या बोल रहा था, 500 से कम मैंने नहीं देखा है, ये आज हमने साथ में देख लिया 100 का। 100 का भी होता है, जी हाँ। जनरली क्या डिफरेंस होता है, जो इक्विटी वाले होते हैं, जो पॉपुलर है, उसमें आपको 500,000 दिखेंगे, बट जितने हम लोग म्यूचुअल फंड क्लास में देखते रहेंगे, वी विल गेट टू सी डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे 100 रुपए के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, माय गुडनेस, 100 रुपए के साथ। उसके बाद में आ गया फॉर फर्दर डिटेल, तो हमें नहीं चाहिए डिटेल और, ठीक है। एक और देखते हैं, उसके बाद में टॉपिक पे आते हैं। कोटक का देख लेता हूं, डेट एक्चुअली बहुत सारे देख लिए ना, इसलिए। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये दूसरा है ना, आ जाओ, ये दूसरा है, कल वाला नहीं है। आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, the objective investment objective of the scheme is to provide what, long term capital appreciation। मतलब ये कोई डेट वेट फिक्स इनकम नहीं कह रहे, आपका लॉन्ग टर्म में हम कैपिटल क्या करेंगे, अप्रिशिएट। एट योर एज पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस, आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? सो दैट इज कि हाँ ये चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, बट ये डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति की नीड के ऊपर, ऐसा, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, बाय इन्वेस्टिंग अक्रॉस असेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट, कमोडिटी एंड यूनिट्स ऑफ रीड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका इन्होंने नाम लिया है, ठीक है, आराम से देखेंगे बाद में। स्कीम टाइप ओपन एंडेड, हाँ बस दरवाजे खुले हुए हैं, जब चाहे हम यूनिट्स बेच सकते हैं, जब चाहे तब यूनिट्स खरीद सकते हैं। न्यू फंड ठीक है, 11 से 25, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 500, जैसे इनका इक्विटी मोरलेस 500 के आसपास चलता है, ठीक है।
चलिए बस यहाँ पे रुकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देखते, हम लोग वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। यस, आराम से, ये दिख रहा है हमको, जबरदस्त। देखो मैं जो लिख रहा हूं समझ रहा है ना? जरूरी नहीं है एंटी लोड एक्सिट लोड, बिल्कुल सही, ऑप्शनल होता है, बट म्यूचुअल फंड जनरली इसको रख लेते हैं एंटी लोड एक्सिट लोड, जरूरी नहीं है। स्टेप 1, स्टेप 2 सही है, स्टेप 3 सही है, स्टेप 4 एंड देन step 5, step 6. Are we good here? चलिए, yes यार, any questions that you would want to ask? Yes ma'am. बिल्कुल, इनका सवाल है, मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग अ स्पॉन्सर। जैसे कि मैंने शुरुआत किया, द पर्पस ऑफ बीइंग अ स्पॉन्सर इज नॉट टू मेक मनी, द पर्पस इज कि आप ही का, से फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला इज अ ग्रुप, वही स्पॉन्सर बने, उन्हीं की असेट मैनेजमेंट कंपनी है, सो द पर्पस इज दैट दिस असेट मैनेजमेंट कंपनी इज गोइंग टू मेक सम रेवेन्यू ना, इनको तो फीस मिलेगी, तो ये एक बिजनेस है कि हमारी बहुत सारी असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनका इनकम क्या होगा, म्यूचुअल फंड, तो हम एक म्यूचुअल फंड चलाते हैं ताकि इनको उनकी फीस मिलती रहे, और इनकम असेट मैनेजमेंट कंपनी की फीस है। बात समझ में आया ना? इसी के लिए मैंने आज का स्ट्रक्चर लिया, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है। यस सर प्लीज। कल मल्टीपल, हाँ बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपके क्वेश्चन को लेता हूं। सब लोग सुनो ना, ये 2-3 लेक्चर के बाद का था, समझने की कोशिश करेंगे, जो समझेगा अच्छा है, नहीं समझेगा तो बोनस है, 2-3 लेक्चर के बाद आने वाला है। मैं बार बार रिपीट करूंगा एक चीज, मैं क्लास में जो भी बोलता हूं ये आपके ग्रो होने के लिए जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए जो जो जरूरी होगा वो मैं लिख के दूंगा। क्लियर है? तो यहां पे आज आपको ये चीज लिखवाऊंगा तो ये समझ में आना जरूरी है, बाकी जो भी मैं बोल रहा हूं वो आपको बस उस टाइम पे समझना है, बैकग्राउंड के लिए आवश्यकता है। इनका क्वेश्चन क्या मैं रिपीट करता हूं, सब लोग समझेंगे, ये थोड़े दिन बाद आने वाला है क्लास में, अभी मैं समझा रहा हूं, जो समझता है बोनस है। इनका कहना है कि सर हम अभी देख रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा था कल के इसमें इन मल्टीपल्स ऑफ 10 होना चाहिए, ऐसा एक यूनिट 10 का है, तो फिर सर हमने जब मार्केट प्राइस देखी थी पराग पारिफ की तो वो 46 के आसपास था, तो वो तो इन मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। फिर अंडरस्टैंड, एक होता है कंपनी का प्राइमरी मार्केट या म्यूचुअल फंड का प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। क्या होता है प्राइमरी मार्केट, क्या होता है सेकेंडरी मार्केट? आराम से, आज कोई भी चीज का प्राइमरी मार्केट मींस व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द बायर। मुझे थार लेनी है, मैं गया महिंद्रा के शोरूम, मैंने कहा सरकार थार दे दो, उन्होंने कहा थार ले जाओ, मैंने उनको चेक दे दिया 17-18 लाख का जो भी था, और उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी। दिस इज प्राइमरी मार्केट। आई बॉट द कार फ्रॉम द शोरूम फ्रॉम द कंपनी, वही मैंने कहा थार ले लो, थार चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है सर, उनका 17 लाख, मैंने कहा सॉरी सर, मैं बाहर आया, मैं सेकंड हैंड कार मार्केट में गया, मैंने कहा ये वाली कितने की है, बोले सर 6.5 लाख की है, मैंने कहा दे दो। नाउ अंडरस्टैंड, मैंने 6.5 लाख का चेक दिया और सेकंड हैंड कार ले ली, दिस इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जब आप कोई चीज खरीदते हैं, क्या पैसा कंपनी के पास जाता है? नहीं, कंपनी ने पहले एक बार बेच दिया, उसके बाद में लोग उसको 10 बार भी बेचते रहे तो पैसा कंपनी के पास नहीं जाता है। सेम वर्क्स फॉर शेयर एज वेल। कंपनी आईपीओ एफपीओ के दौरान शेयर्स को बेचती है, ठीक है, तब जो पैसा मिला वो कंपनी को मिला। उसके बाद में आज की तारीख में रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस के शेयर अगर मान लीजिए 2500 के हैं, आज आप 2500 का कोई शेयर स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हो, क्या रिलायंस को पैसा जाता है? क्या नहीं जाता है। आप किसी एग्जिस्टिंग होल्डर से शेयर खरीद रहे हो, तो आप जब पैसे देकर शेयर्स खरीदते हैं आपको शेयर मिल रहे हैं, बट पैसे जा रहे हैं एग्जिस्टिंग होल्डर के पास। आज इनके पास रिलायंस के 100 शेयर्स हैं, आई वॉन्ट टू बाय दोज 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस, मैं इन्हें पैसे देके वो शेयर्स खरीदता हूं, रिलायंस को पैसा मिलता नहीं है। ये बात समझ में आई? अब आओ थोड़ा सा म्यूचुअल फंड पे। जब म्यूचुअल फंड एनएफओ लेकर आता है, न्यू फंड ऑफर, जो हमने भी डॉक्यूमेंट देखे, तब म्यूचुअल फंड आपसे पैसे मांग रहा है, सही है, तब वो कहता है कि 10 रुपए का यूनिट है, जितने यूनिट लेने ले लो, तब 10 के मल्टीपल में होना कंपलसरी है। आपने एक बार म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट खरीद लिए, अब सुनना, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहा हूं, यहां तक तो समझ में आया होगा, अब एक स्टेप आगे।
म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स कैन बी लिस्टेड। जब म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लिस्ट होते हैं, अब लॉजिकली सुनना, दिमाग लगा के बताना, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का लिस्ट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स का लिस्ट होना? क्लोज्ड एंडेड का। जो बच्चों ने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया उनको एक थोड़ा वापस याद बैकग्राउंड देता हूं, ये आपको थोड़ी देर में सब समझ में आएगा। स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है बेटा जी? स्टॉक एक्सचेंज पे आप शेयर्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो आराम से। एक म्यूचुअल फंड जो कि ओपन एंडेड है, वो तो म्यूचुअल फंड खुद यूनिट खरीदने को रेडी है ना, वहां स्टॉक एक्सचेंज जाने की क्या जरूरत। लेकिन वहीं एक म्यूचुअल फंड जो कि क्लोज्ड एंडेड है, म्यूचुअल फंड तो खरीदने को रेडी नहीं है, अब मुझे अगर उसका यूनिट किसी को बेचना है तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज की मदद चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो हम जो पराग पारिक का 46 पॉइंट समथिंग देखते हैं, ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस है जहां पे हम यूनिट खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये पैसा पराग पारिक को नहीं जा रहा है, ये पैसा पराग पारिक के यूनिट होल्डर कोई है आप में से, वो अपना यूनिट बेचना चाहता है, हम उसका यूनिट खरीदना चाहते हैं, तो हम स्टॉक एक्सचेंज से उसका यूनिट खरीद लेते हैं। दिस इज अ सेकेंडरी मार्केट का प्राइस। प्राइमरी मार्केट इज व्हेन यू पे द मनी, यू बाय द यूनिट्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ओके, डायरेक्टली खरीद लिया, खत्म हो गई बात। सेकेंडरी मार्केट, अब आपको पैसा चाहिए, वो म्यूचुअल फंड क्लोज एंडेड है, अब म्यूचुअल फंड देने को रेडी नहीं है, तो आप ढूंढते हो यार कोई ले लो कोई यूनिट, कोई ले लो यूनिट, आप उसको जो पैसे देके यूनिट लेते हो, वहां पे तो यूनिट का प्राइस 46, 47, 58 कुछ भी हो सकता है ना। जब आप म्यूचुअल फंड से खरीदते हो तब इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 10। लाइक द टाइम यू बाय शेयर्स फ्रॉम अ कंपनी आईपीओ एफपीओ में, तब प्राइस फिक्स होता है 10,000, 5,000, 1,500 रुपए। बट जब आप सेकेंडरी मार्केट में बेचते हो तब तो प्राइस कुछ भी हो सकता है ना। हमने रिलायंस का प्राइस देखा था, एवरी सेकंड चेंज हो रहा है। तो जो हम प्राइस यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी मार्केट का प्राइस है। मैं थोड़ी देर में क्लास में पढ़ाऊंगा लिस्टिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा आइडिया दिया है कि क्यों मल्टीपल सिर्फ आईपीओ में रेलेवेंट होता है, एनएफओ में रेलेवेंट होता है, बाद में रेलेवेंट नहीं होता है। थोड़ा सा आइडिया दिया है, जितना समझा बोनस है, नहीं समझा अगले 3 दिन में समझ में आएगा। यस, आप वापस कुछ पूछना चाह रहे थे जी। Yes, 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 yes. Yes, people. Any one of you? Yes, sir, please. जी नहीं, ऐसा मान के चलो, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। एंट्री लोड, एग्जिट लोड कहाँ जाता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि वो थोड़ा बहुत आपके एक्सपेंसेस में यूज हो जाएगा, बट दी एक्सपेंसेस आर सो मच कि वो एंट्री लोड एग्जिट लोड से पूरा नहीं होता। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड तो एंट्री लोड एग्जिट लोड रख ही नहीं रहे, तो वो फिर भी एक्सपेंसेस कहाँ से निकालते हैं, वो आपके दिए हुए पैसों से ही निकालते हैं, ऐसा। और एंट्री लोड एग्जिट लोड रखने का एक और ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, अदरवाइज लोग बहुत ही ट्रेड करेंगे, बहुत ज्यादा ट्रेड करेंगे, एंड म्यूचुअल फंड के पास में स्टेबल पैसा नहीं रह पाएगा। एंट्री लोड एग्जिट लोड लगा दिया तो ओनली दोस हु वांट टू डू इट ओनली विल डू इट। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया अबाउट इट आल्सो। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड जैसे कि हमने देखा, एंट्री लोड एग्जिट लोड में बिलीव नहीं करते हैं। मैं क्यों फोकस करूं, क्योंकि सिलेबस का पॉइंट है, सिलेबस में लिखा हुआ आएगा कि एंट्री लोड एग्जिट लोड होता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, तो आपको ये मान के चलना है कि एंट्री लोड एग्जिट लोड होता है। एक्चुअल लाइफ में ऑप्शनल है, तो कुछ म्यूचुअल फंड रखेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड नहीं रखेंगे। यस प्लीज मैम। जी नहीं, इनका एक सवाल है, क्या स्पॉन्सर खुद ट्रस्टी हो सकते हैं? जी नहीं, स्पॉन्सर्स को आउटसाइडर को एज ए ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। यस नहीं, नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे क्या हो सकता है। अभी के लिए आपका आंसर इज नो। चलिए, सब ठीक है। चलो एक और रूल फॉलो करेंगे यहां से लेकर ड्यूरिंग द एंटायर बैच। जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, है ना, तब एकदम से दिमाग में डाउट आएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। कुछ बच्चे, देखो कैसा है, बाय गॉड्स ग्रेस इतने सालों में द रिजल्ट हैज बीन सुपर आउटस्टैंडिंग, मतलब एकदम बच्चे मचा लेते हैं, है ना। और ऑफ कोर्स उसके अंदर कोई क्रेडिट मेरा भी नहीं है। जैसे कि अभी अपना पिछली जो एआर बनाई थी एग्जीक्यूटिव में मानिया, वो फाउंडेशन की भी एआर वन थी, तो मेरे को लगता है वो मुझसे नहीं पढ़ती, वो किसी से भी पढ़ती, वो एआर वन ही लाती। आपको समझ में आ रहा है? तो उसके अंदर कोई मेरा क्रेडिट नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली हमेशा ऐसा हो रहा है। पिछले अटेम्प्ट की प्रोफेशनल की भी एआर वन थी, सिक्योर्ड लगा, एडवांस वर्जन इज फंडिंग, वो भी। फिर अभी 4 दिन पहले ही एक फेलिसिटेशन हुआ था जिसमें ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स फंडिंग में जो आए वो भी अपने बच्चे के है। तो मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि यार क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चे इतना मचा लेते हैं, और इट इज इम्पॉसिबल, अगर मैं बोलता हूँ तो ये झूठ है कि बैच 100% पास होता है। 100% बैच में कुछ बच्चे जो फेल होते ही होते हैं, 100%। तो इस क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि पास नहीं हो पाएंगे, दैट इज अ बिटर ट्रुथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरफ कम से कम बच्चे हों, इसको लेके मेरा कोशिश रहेगी। आपको क्या ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां करते हैं, क्यों बच्चे फेल वाले बच्चों की कैटेगरी में चले जाते हैं, उसका एक रीजन है, वो बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखेंगे।
मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, उस टाइम पे आपके दिमाग में एक डाउट आ जाता है। आपके दिमाग में डाउट आ गया, जब मैं कोई टॉपिक बोल रहा था, कुछ भी बोल रहा था, मैं कह रहा था कि इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल अप्रिसिएशन होगा, आपको पता है कैपिटल अप्रिसिएशन के वर्ड का मतलब नहीं पता है, या कोई भी इन केस वाला डाउट आ गया। अब होता क्या है, आपके दिमाग में वो डाउट आ गया, आप वो डाउट को लेके बैठ जाते हो, फिर उसके बाद में मैं जो भी बोल रहा हूँ उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ आपके उस डाउट पे हो गया है। और ये एक और रीजन है कि फिर आप उस कैटेगरी में चले जाते हो, इनके बेस स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाए। व्हाट एम आई डूइंग फॉर लास्ट 2 days, मैं सिर्फ बेस बना रहा हूँ, एक बार बेस बन गया फिर चैप्टर पढ़ाने में ऐसा हो जाएगा, कुछ पढ़ाना ही नहीं मुझको, ऐसा हो जाएगा। तो आपका बेस ही नहीं बनेगा अगर उस टाइम पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सोल्यूशन क्या है, कीप अ पेंसिल इन योर हैंड ड्यूरिंग द लेक्चर। कोई भी ऐसा डाउट दिमाग में आया, फटाफट से बुक के लास्ट पेज में उसको लिख दो, समरी स्क्रिबल कर दो, अपने हिंदी इंग्लिश मराठी जैसे लिखना लिख दो, लिख दिया, फिर बुक बंद कर दो, वापस मेरे साथ में आ जाओ। द मोमेंट आई से, मैं हर 3-4 लेक्चर में एक ऐसा रखूंगा, या लेक्चर के एंड में बोलूंगा कोई भी डाउट है तो बोलो, उस टाइम पे उसको स्क्रिल देखो क्वेश्चन को, अगर आगे के एक्सप्लेनेशन में डाउट आ गया है तो ठीक, नहीं आया तो उस टाइम पे उसको पूछ लो। दिस इज द ओनली वे पॉसिबल, दिस इज द ओनली वे पॉसिबल। अगर आप उस डाउट को दिमाग में फोरफ्रंट पे रखोगे और उस पे आपका सोल्यूशन, फिर 5 मिनट बाद आपने मुझसे पूछा, डाउट क्लियर हो गया, लेकिन इस बीच जो मैंने पढ़ाया ये आपको कुछ समझ में नहीं आया, आगे आपका कंसेप्ट वीक रहेगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया? तो कंपल्सरली रूल फॉलो करो। आपको लगता है हाथ पे लिखना है, सिर पे लिखना है, पड़ोसी का जहां लिखना है, पड़ोसी के हाथ पे नहीं, जहां तक अपनी लिमिट में, अपने दायरे में जहां तक लिख सकते हो लिखो, बट एंश्योर करो कि उस चीज को अपने फोरफ्रंट पे आने ना दो, अदरवाइज मेरा आगे का पूरा एक्सप्लेनेशन पर्पसलेस है। एवरीथिंग आई एम सेइंग विल बी कनेक्टेड समवेयर इन द लेक्चर। जब मैं चैप्टर नोट से पढ़ाना शुरू करूंगा इट विल बी कनेक्टेड। तो अगर एक भी टॉपिक एक्सपेंस रेशियो, उस टाइम पे आपका ध्यान नहीं था, तो जब एक्सपेंस रेशियो का टॉपिक आएगा ना, सीधा मॉड्यूल ऐसे नहीं पढ़ाता। मॉड्यूल क्या बोलता है, मॉड्यूल में लिखा हुआ आएगा द लिमिट ऑफ एक्सपेंस रेशियो गिवन बाय सेबी इज दिस मच। फर्क फायदा क्यों, क्या लोअर द बेटर क्यों? तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको रटना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि क्लास में जो भी चीज हो रही है अच्छे समझेंगे। कहीं पे भी आपके दिमाग में डाउट आता है उसको लिखो, 10 सेकंड लगेगा, फिर वापस मेरे साथ में आ जाओ। मैं वैसे भी हर लाइन को 2 बार बोलता हूँ, तो आप डाउट लिख के आओगे, इतने तो आप वापस आ ही सकते हो। आर वी गुड हियर? चलो वेरी गुड। एनी मोर क्वेरीज? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। यस यस प्लीज सर। जी सर। असेट मैनेजमेंट कंपनी की इनकम पे टैक्स लगता है क्या? यस यस, सबकी इनकम पे टैक्स लगता है। हाँ, अरे इनकम टैक्स बहुत सुंदर है हमारे भारत में। इनका सवाल क्या था कि क्या असेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड इनकी इनकम पे टैक्स लगता है क्या? यस, सबकी इनकम पे टैक्स लगता है। और ये भारत के सबसे तूफान लोग जो भारत में, वो इनकम टैक्स वाले हैं। ठीक है, इनकम टैक्स लॉज में ये लिखा है क्लियरली, अगर आपने आज इनकम टैक्स रिटर्न में ये भर दिया कि मैं क्या करता हूं, मैं गन बेचता हूं, मैं बॉम्ब बना के बेचता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं गांजा खरीदता हूं, उसको साफ करता हूं, उसका रोल बनाता हूं और वो रोल बेचता हूं, आपने ये लिख दिया और कह दिया कि इससे मेरे साल की 5 लाख की कमाई हुई है, इनकम टैक्स रिटर्न एक्सेप्ट करके वो 5 लाख रुपए पे आप पे टैक्स भर के ले लेगा। इट इज क्लियरली रिटन, इवन इलीगल इनकम विल ऑल्सो बी टैक्स्ड। इनकम टैक्स का कोई मतलब नहीं है, इनकम टैक्स तूफान है, वो सबसे टैक्स ले लेगा। एक केस हुआ था टाटास का, उसके अंदर टाटा के दार्जिलिंग में टी के वो हैं खेत, वहां पे माफिया जो था, बहुत पॉपुलर केस है वो, माफिया ने सबको ऐसा बोला था जितने भी टी के बागान थे कि इफ इट ऑल यू विल नॉट पे दिस मच ऑफ मनी देन वी विल आग लगा देंगे। वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उस पर आग बहुत फास्ट लग जाती है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर क्लियर था। ठीक है, तो जिन जिन जो मेजॉरिटी लोग थे उन्होंने पैसे भर दिए, टाटास डिड नॉट पे दैट मनी कि हम नहीं देंगे, तो बहुत रिस्क हो गया था। देन इवेंचुअली दे पेड, पैसे दे दिया। नहीं, उनके अकाउंटेंट ने अपने बैलेंस शीट बनती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाला मनी पेड टू जो भी माफिया जो भी उन्होंने लिखा, और वहां पे जो भी 2-5 करोड़ जो थे वो डाल दिए। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज बोले ये आपका कैसे एक्सपेंस, ये अलाउड नहीं है। सुनना अच्छे से, इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेंस अलाउ नहीं करना चाहती। क्यों? समझ में आता है? एक्सपेंस अलाउ किया तो प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम बनेगा ना, ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है। केस गया कोर्ट तक। द लॉजिक फ्रॉम दिस साइड वाज, या तो एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ताकत होनी चाहिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमें कंपलसरी पे नहीं करना पड़े, और अगर हमें पे करना ही पड़ रहा है देन इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस जो हमें बिजनेस चलाने के लिए पे करना पड़ रहा है। माय गुडनेस, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैन फाइट ओवर दिस आल्सो। तूफान लोग हैं, तूफान लोग हैं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी का भी ऐसा सोचना ही मत, जहां पे पैसा है वहां पे टैक्स लगेगा, बात खत्म। ऐसा तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज वेरी क्लियर इन दिस एरिया। चलो हम लोग वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है म्यूचुअल फंड का। एनी मोर क्वेरीज? अदरवाइज विल गो अहेड। कोई चीज जो परेशान कर रही है दिलो दिमाग में? यस प्लीज सर। नहीं नहीं नहीं, वो बिजनेस नहीं चल रहा है आजकल। इधर आओ सर। विच कंपनी? नो 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 नो। ठीक है, यस। चलिए वी गुड हियर? यस, चलिए
यहां तक यस सर प्लीज कहिए ना। सर मैं सही कह रहा हूं, मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा, तेज बोलोगे। यही मैंने यहां से शुरू किया ना बात को, स्पॉन्सर को बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे कि एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है तो वो एचडीएफसी के ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी को स्पॉन्सर अपॉइंट करेंगे बस। तो एचडीएफसी एज अ ग्रुप के एक सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है ना, दैट इज द बेनिफिट। ट्रस्ट चला रहे हो आप तो आप ये कह ही नहीं सकते ना कि हम प्रॉफिट के लिए चला रहे हैं। तो स्पॉन्सर ये नहीं बोल सकता कि म्यूचुअल फंड चला रहा हूं मुझे प्रॉफिट दो, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। तो स्पॉन्सर का प्रॉफिट नहीं है यहां पर कुछ भी, प्रॉफिट जो इनकम होने वाली है वो सिर्फ होने वाली है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की। दैट वाज द मेन पॉइंट जिससे आज मैंने आज का लेक्चर शुरू किया। बात समझ में आया? स्पॉन्सर हैज नो इनकम हियर। तभी यू विल सी जितने म्यूचुअल फंड देखोगे जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहे हैं उसी नाम की कंपनी आपको दिखेगी एएमसी। तो एएमसी को फीस मिल रही है, दैट इज द ओनली बेनिफिट है, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेम बिल्कुल सेम प्रोसीजर आएगा, पढ़ेंगे लेक्चर के अंदर। चलिए वी गुड हियर, चलिए फोकस हियर। तो हमने यहां पर देख लिया एकदम कंफर्टेबली, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए म्यूचुअल फंड। हमने 2-3 डायग्राम बनाए थे, ये डायग्राम उन सबका मिक्स है, तो इट हैज एवरीथिंग। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ए म्यूचुअल फंड, सुपर वंडरफुल। अब आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड, चलिए आ रहा हूं। अब कैसा होता है बेटा जी, अब एक चीज आती है जिसका मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पूरी क्लास का फोकस है यहां पे। भिन्न भिन्न ग्राउंड्स पे भिन्न भिन्न टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है, यहां पे फोकस है ना, वेरी गुड। नहीं इधर ध्यान देंगे। एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हो सकता है, यहां पे फोकस करेंगे मैम प्लीज, है ना, ध्यान देंगे यहां पे। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इसका हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया ऑलरेडी है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि ओपन एंडेड है, यहां पे म्यूचुअल फंड के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। आपने कभी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट लिया है तो आप जब चाहें यूनिट्स बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड विल पे यू बैक। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इजी। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जिसके अंदर म्यूचुअल फंड के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे। वंस यू परचेज म्यूचुअल फंड यू कैन सेल द यूनिट टू द म्यूचुअल फंड ओनली एट द एंड ऑफ द टेन्योर। यहां तक सब मेरे साथ में? अब समझना, सेबी, सेबी जो हमारी है प्यारी सी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। ठीक है, सब इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हुआ था पहले। सेबी का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। अब सेबी ने म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर देखा, इसको देख के पता चला कि यार कुछ ओपन एंडेड है कुछ क्लोज एंडेड है। ओपन एंडेड के यूनिट होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर तो वैसे भी सेफ है और यहां पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जब चाहे बेच सकते हैं। क्लोज एंडेड के यूनिट होल्डर्स को प्रॉब्लम है। क्लोज एंडेड के यूनिट होल्डर्स को प्रॉब्लम थी बिकॉज उन्होंने एक बार यूनिट खरीदा तो एफडी जैसा हो जाएगा ना, तोड़वा ही नहीं सकते, पैसे निकाल ही नहीं सकते। और सुनो मेरी बात को अच्छे से, सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। मैंने आज एक क्लोज एंडेड यूनिट, एचडीएफसी वाला क्लोज था, ओपन था, कल आदित्य वाला क्लोज था, तो मैंने वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद लिए। कितने? 100 यूनिट खरीद लिए 10,000 रुपए में। नाउ द टेन्योर इज से 3 years, आई वांट टू सेल इट, आई विल नॉट, म्यूचुअल फंड तो खरीदने को रेडी नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा ना, आप ले लो आप ले लो आप ले लो। ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, बस म्यूचुअल फंड खुद खरीदने को रेडी नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा ना, आप ले लो आप ले लो आप ले लो। स्टॉक एक्सचेंज को समझ में आया कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में लोगों को लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है, क्या आज अगर मान लीजिए उनको अपने यूनिट्स को बेच के पैसा रिकवर करना तो पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। सेबी मेड अ रूल, all the closed ended mutual fund in India have to be compulsorily mandatorily listed. They have to be mandatorily listed on stock exchange.
तो अब जो भी म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, जो क्लोज एंडेड लिख रहा है, उनको कंपल्सरीली अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना होगा। तो अब आप प्रैक्टिकली देखो, तो भले ही आप ओपन एंडेड खरीदो, भले ही आप क्लोज एंडेड खरीदो, प्रॉब्लम सॉल्व। आज आप ओपन एंडेड खरीदोगे तो म्यूचुअल फंड खुद रेडी है कि आपके यूनिट्स को ले लेगा और जब पैसे चाहिए दे देगा उस दिन के एनएवी के हिसाब से। अगर क्लोज एंडेड है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड अगर है तो उसके अंदर तो वो लिस्टेड है, तो स्टॉक एक्सचेंज पे आप एक्सचेंज कर लोगे आराम से। स्टॉक एक्सचेंज भारत का इतना बड़े पैमाने पे काम करता है कि इफ इट ऑल देयर इज एनी सिक्योरिटी लिस्टेड, तो हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे शेयर्स को बाइंग और सेलिंग कंफर्टेबली करा सकते हैं। वहां पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कंफर्टेबली करा सकते हैं क्योंकि इतने ज्यादा बायर एंड सेलर होते हैं। तो द मोमेंट यू गेट एनीथिंग लिस्टेड, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो अब तो सब इन्वेस्टर ही खुश हैं। बट फिर भी प्रॉब्लम क्या अपन लोगों की, इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, इट्स अबाउट बेटर। कोई चीज मिलती है, फिर ये चीज मिलती है, फिर अपन नहीं यार ये और बेहतर होनी चाहिए। तो जस्ट सी अबाउट इट, ओपन और क्लोज्ड। इफ यू आर अ यूनिट होल्डर, अभी सिर्फ लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल प्रेफर व्हाट, विच वन हैज बेटर लिक्विडिटी, ओपन या क्लोज्ड? ओपन एंडेड विल हैव बेटर लिक्विडिटी देन क्लोज्ड। व्हाई? क्लोज्ड के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म ही तो है, हम वहां पे बाय या सेल कर पाएंगे प्रोवाइडेड वहां पर क्या है, काउंटर पार्टी है, कोई और व्यक्ति बाय और सेल करने को रेडी है। व्हेन इट कम्स टू ओपन एंडेड, वी हैव एन अनकंडीशनल बायर देयर। स्टॉक एक्सचेंज के केस में तो हमें ढूंढना पड़ेगा ना कोई बायर है कि नहीं है। बायर होगा तो स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज करवा देगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड तो खरीदा ही ना कि हाँ बैठा ही है कि आप आके मुझसे खरीद लो, मुझे बेच दो। तो ओपन एंडेड हैज बेटर लिक्विडिटी, ऑल्दो बोथ हैव ग्रेट लिक्विडिटी, बट अगर मुझे कंपैरिजन करना ही है आपके सामने, सो देन ओपन एंडेड हैज बेटर लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी, सुना एक चीज को, ये जो लो लिक्विडिटी लिख रहा हूं ना, ये मैं दिल पे पत्थर रख के लिख रहा हूं। हाँ, इट इज समथिंग लाइक आपके 12th में कितने आए 95%, आपके कितने आए 93%, लो परसेंटेज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग हियर, बिकॉज अरे स्टॉक एक्सचेंज पे कोई लिस्टेड है मतलब वेरी हाई लिक्विडिटी, सुपर हाई लिक्विडिटी, बट आप उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हो? ओपन से ना। ओपन से कंपेयर मत करो, ओपन में तो स्टॉक एक्सचेंज बैठा ही है कि जितने शेयर बेचने बेच दो, तो उससे कंपेयर कर रहे हो, इसलिए लिखा है लो लिक्विडिटी। अदरवाइज आइसोलेटेड में इट हैज वेरी गुड लिक्विडिटी। पॉइंट कन्वे हो रहा है क्या? यस, चलो ठीक है, ये हो गया ओपन और क्लोज। अब इसी मौके पे एक और पढ़ा देता हूं। ओपन और क्लोज हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, वैसे बुक ओपन करने के पहले जो पढ़ाना है वो पढ़ा रहा हूं। दो और होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट। ये भी अगर आप याद करो पिक्चर मेमोरी, तो हमने 2-3 दिन में जितने म्यूचुअल फंड की नजर घुमाई, वहां पे कहीं कहीं पे डायरेक्ट लिखा था, कुछ पे रेगुलर लिखा था। क्या होता है रेगुलर एंड डायरेक्ट? बहुत जबरदस्त और बहुत प्यारी चीज तो ये है, ये रेगुलर का जो नामकरण भी हुआ है ना, ये एक उद्देश्य के साथ हुआ है। सुनना अच्छे से। डायरेक्ट, रेगुलर। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जहां पे आप यूनिट्स डायरेक्टली म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ही खरीद लेते हो। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड where unit holder buys the units directly from म्यूचुअल फंड या फिर बोल सकते हो असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये लोग मिलके एक साथ ही काम करते हैं, तो जो उनसे डायरेक्टली आपने यूनिट खरीद लिए दैट इज नोन एज डायरेक्ट। तो सर रेगुलर में क्या होता होगा? where unit holder buys the units from डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहां से उनसे बात करके आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, वो आपको म्यूचुअल फंड दिलवा के देंगे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो पहले क्या होता था, पहले सारे यही होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही चलते थे। पर थोड़े समय से लोगों की क्या इच्छा हो गई है कि मिडिलमैन को एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, मिडिलमैन को अगर एलिमिनेट कर दिया, सब ठीक है यार मैम, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सुनना, देयर इज अ प्रॉब्लम, मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं पसंद है ना, मुझे मेरा भी नहीं पसंद है, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है, हमें तो पसंद, दे दूँ वाली बात अलग हो गई। एक काश जीवन में ऐसा होता, मेरा सपना है ये कि मैं बिना मोबाइल के जीऊँ, ऐसा सपना है। अभी तक ऐसी इतनी जिम्मेदारियाँ हो जाती है ना कि संभव नहीं होता, एंड स्पेशली इट्स, हाँ जी, श्योर मैम, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे ध्यान दो, एक दिन ऐसा आएगा जब शायद मैं बंद कर लूंगा, अभी तक तो खैर वो जिम्मेदारी ऐसी होती है बंद नहीं कर पाते, बट ट्रस्ट मी दैट इज द लाइफ यू शुड ट्राई टू लिव। कभी ऐसी कोशिश करना कि कोई ऐसी जगह चले जाना पे नेटवर्क ना हो, है ना, और 2 दिन रह के देख लेना। पहले 3-4 घंटे तो आप में ऐसे होता है, कभी मछली को निकाल देते हो पानी से, तो वैसी हालत हो जाएगी आपकी एकदम, है ना, पर वंस यू पास दैट 3 to 4 आवर्स, उसके बाद में यू एक्चुअली लव इट, यू एक्चुअली लव इट। ऐसा चलिए छोड़ो, तो दिन आएगा करेंगे। हम लोग यहाँ पर आते हैं रेगुलर डायरेक्ट पे, फोकस है वेरी केयरफुली। सो डायरेक्ट प्लान रिफर्स टू अ प्लान, डायरेक्ट प्लान रिफर्स टू अ प्लान वेयर यू आर बाइंग द यूनिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द एएमसी और म्यूचुअल फंड, बीच में कोई मिडिलमैन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। रेगुलर प्लान के अंदर यू डू नॉट बाय द यूनिट्स डायरेक्टली फ्रॉम देम, यू बाय द यूनिट्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर से यूनिट्स आप लेंगे। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? नाउ यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ, विच वन वुड बी अ बेटर ऑप्शन? थिंक। ऑब्वियसली डायरेक्ट। डायरेक्ट में होगा क्या, ये लंबा सोचना पड़ेगा। हाँ, एक और बात बता देता हूं मैं, आप डायरेक्ट से लें, आप रेगुलर से लें, पैसे आपको सेम लगने वाले। ऐसा नहीं होगा कि वहां से आपको कमीशन एक्स्ट्रा लगेगा, ऐसा नहीं होता। सर फिर डिस्ट्रीब्यूटर ये क्यों करता है? डिस्ट्रीब्यूटर गेट्स द कमीशन बट फ्रॉम म्यूचुअल फंड। तो आज की तारीख में बड़ा क्लियर है स्टोरी कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके भी लेंगे तो भी आपको उतने में ही पड़ेगा, और आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेंगे तो भी आपको उतने में ही पड़ेगा, बट यू शुड स्टिल प्रेफर डायरेक्ट। यू नो व्हाई? वंस यू समझो, बहुत भारी कंसेप्ट, आप सब लोग यूनिट होल्डर्स हैं, आप सब लोगों का पैसा यहां पर आ रहा है, उसी से तो उनको कमीशन दिया जाएगा। इवेंचुअली आपका ही तो इन्वेस्टेबल फंड कम हो रहा है, अगर इन्वेस्टेबल फंड कम होगा तो कल को जब पैसा लेने जाओगे तभी तो कम मिलेगा। Are we getting a fair idea? That is why always direct one should be preferred. Although to a unit holder there is commission. और इन्होंने इसका नाम भी स्ट्रेटेजिकली रेगुलर रखा है। सुनना, अगर इसका नाम लिख देते इधर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या फिर थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, तो लोगों को समझ में आता ना कि यार थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक डायरेक्ट का ऑप्शन भी है। उसका नाम क्या रखा गया है? रेगुलर। तो मतलब जो व्यक्ति ले भी रहा है उसको कुछ अजीब नहीं लगेगा, इट इज रेगुलर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के नाम में लिखा हुआ आता है डायरेक्ट है या रेगुलर है, तो रेगुलर लिखा है तो किसी को शक नहीं होगा ना कुछ अजीब। बात समझ में आ रही है क्या? अगर यहाँ पे ही म्यूचुअल फंड यूनिट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर कर देते तो एवरी इन्वेस्टर वुड थिंक अरे यार मतलब कुछ ऐसा वाला ऑप्शन भी होगा डायरेक्टली लेना है। इसको रेगुलर नाम दिया स्ट्रेटेजिकली सो दैट पीपल वुड बाय इट विदाउट एनी हेजिटेशन। आर वी गेटिंग इट? चलो, देयर इज कमीशन, देयर इज नो कमीशन। नाउ अंडरस्टैंड। सो एक्सपेंस रेशियो किधर का हायर होगा? हाई एक्सपेंस रेशियो, लो एक्सपेंस रेशियो, बिकॉज यहां पे कमीशन है ना, तो वो एक्सपेंस में ही आता है ना, तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ता है, वहां पे नहीं बढ़ता है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग एक टॉपिक आ जाता है यहीं पे साथ में, मुझे बताओ प्रॉफिट पोटेंशियल, रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा किसमें होगा? थिंक। सही बोल रहे हो, हाई रिटर्न पोटेंशियल रहेगा डायरेक्ट में। ऑब्वियस सी बात है, ये तो डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो, लेकिन अगर दोनों इक्वल भी परफॉर्म कर रहे हैं तो डायरेक्ट ज्यादा बेटर रिटर्न दे पाएगा, क्योंकि वो जो कमीशन का पैसा है वो लग ही नहीं रहा है ना। दैट इज हाउ इट हैज टू बी अंडरस्टूड। दिस इज अ मॉड्यूल विल आल्सो अंडरस्टैंड, विल आल्सो एक्सप्लेन यू, जब हम लोग पढ़ने जाएंगे कि ऐसा ही होता है डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट में आप डायरेक्टली एएमसी से ले सकते हो, रेगुलर में एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है तो इधर कमीशन लगने वाला है इवेंचुअली, हमसे नहीं, हमसे पैसा सेम लेते हैं दोनों लोग, इधर एक कमीशन लगने वाला है, इधर कमीशन नहीं लगने वाला है, तो उससे म्यूचुअल फंड के लिए एक्सपेंस रेशियो इधर ज्यादा हो जाएगा, खर्चा यहाँ ज्यादा हो रहा है, तो इन्वेस्टेबल सरप्लस कम, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो लेस। थोड़ा थोड़ा यस। और लास्ट इधर आता हूं, फोकस है यहाँ पे। अब यहाँ पे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इट डिपेंड्स ऑन वेयर आर दे गोइंग टू इन्वेस्ट, उनके ऑब्जेक्टिव के बेस पे, उनके ऑब्जेक्टिव के बेस पे म्यूचुअल फंड कैन बी डिवाइडेड। से फॉर एग्जांपल ग्रोथ म्यूचुअल फंड,
एक और आता है हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड, एक आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, डेट आ जाएगा, देखते रहो बस, रियल एस्टेट आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, एक आता है बहुत भारी, फोकस हियर, जिसमें लिखा होगा, मतलब हमारे मॉड्यूल ने उसका नाम दिया है स्पेशल स्कीम म्यूचुअल फंड, हमारे मॉड्यूल ने उसका नाम ऐसा दिया है, लेकिन एक्चुअली जब आप देखोगे मार्केट में उसका नाम ऐसा कुछ मिलेगा आपको, सेंसेक्स म्यूचुअल फंड टाइप। ये क्या होता है, बाकी सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो रहा है, राइट। ग्रोथ म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट कहां पे करेगा, इक्विटी में, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, तभी तो आपको ग्रोथ देगा। ग्रोथ मतलब कैपिटल अप्रिसिएशन देगा। सर हाई ग्रोथ मतलब बहुत सारा इक्विटी में, नहीं, इक्विटी तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वहां पे अगर 10-12 दिख रहा है तो यहाँ पे 20 के आसपास दिखेगा, बट यहाँ पे आप रिस्क लेते हो कि भाई नुकसान भी हो सकता है, रिस्क की इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे लोग। फिर आता है हाइब्रिड, हाइब्रिड वो होंगे जो लोग इक्विटी प्लस डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन सेफ हो जाता है, बट ऑब्वियस सी बात है कि रिटर्न पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, बट सेफ्टी है। तो ऐसा समझ लो, एग्जांपल समझने के लिए, कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड अगर आपको रिटर्न दे रहा है 9% का, तो ग्रोथ देगा 12% का, तो हाई ग्रोथ दे सकता है 16% का। मैंने क्या बोला, समझ में आया? आई रिपीट अगेन, हाइब्रिड दे रहा है 9% का, तो ग्रोथ दे देगा 12% का, हाई ग्रोथ दे देगा 16% का, ठीक है। फिर तो सर सबको हाई ग्रोथ में करना चाहिए, रुको, रिसेशन आने के न्यूज चलते हैं, अभी कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे ये हाई ग्रोथ वालों ने नेगेटिव रिटर्न दिए 12% के, समझ में आया, पैसा डूबा है। ग्रोथ म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिए 5% के, और डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड तब भी 2 to 3% का रिटर्न देगा, क्योंकि कोविड के कारण अगर मार्केट गिरा भी है तो भी इंटरेस्ट इनकम तो मिलती रहेगी ना। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया। तो रिस्क फॉलोज रिवॉर्ड वाला लॉजिक यहां पर है कि यहां पे रिस्क है, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे रिवॉर्ड है, पर मान लीजिए कुछ भी मार्केट में हुआ तो रिस्क भी आप ही के सिर पे आएगी। सब साथ में मेरे? डेट के अंदर ऑब्वियस सी बात है, दे कंप्लीटली इन्वेस्ट इन डेट। ये डेट म्यूचुअल फंड जो कोविड आया था तब भी 6-7% का रिटर्न दे रहे थे। क्यों? डेट वाले ने, इनका क्या नुकसान हो रहा है? अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया। तब ये हाई ग्रोथ वाले सब रो गए थे कोविड के टाइम पे, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड तब भी दे रहा है। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्ट करेगा, आराम से समझना, ये रियल एस्टेट में एक्चुअली तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज म्यूचुअल फंड हैज टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, सो दे इन्वेस्ट इन So there is a concept of real estate investment trust. उनके यूनिट्स लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ये लोग उन यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो रीट क्या होता है, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं है, बट रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड सिर्फ किस में इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज पे, शेयर मार्केट के अंदर, बाकी नहीं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्ट करेंगे इन यूनिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब आते हैं थोड़ा सा डिस्कशन स्पेशल स्कीम, और यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड कर दूंगा, कुछ लिखने के लिए दूंगा आपको बस। अब ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, हम लोगों ने थोड़ी दिन पहले क्लास में डिस्कस किया था, याद आ रहा है? एक बास्केट किराने की दुकान वाला, जो बच्चे एकदम नए नए आए, गरम गरम आए, उनको भी नहीं पता होगा, ठीक है, फोकस करना एकदम आराम से, मैं आप सबका सेटल कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, इधर ध्यान दो। सेंसेक्स कुछ भी नहीं है, ओवरऑल मार्केट रिटर्न कैसे दे रहा है वो सेंसेक्स दिखाता है। सेंसेक्स कुछ नहीं, इट इज जस्ट द एवरेज रिटर्न ऑफ द मार्केट। तो उससे होता कुछ नहीं है, जैसे ही हम वर्ड यूज करते हैं इंडेक्स, भी इंडेक्स वर्ड बोलते हैं, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, बुक के ऊपर आता है इंडेक्स, इट गिव्स यू द ओवरव्यू ऑफ द बुक। वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पे जो इंडेक्स है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज का एक ओवरव्यू देता है। जैसे कि मैं चाहता हूं फटाफट से, मनी कंट्रोल मुझे आज के मार्केट का स्टेटस बता दे। अब मैं आज के मार्केट का स्टेटस मांग रहा हूं, देखना ये मुझे जाते ही क्या दिखा रहा है, हे भगवान, एक तो घूमता इतना है, ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी दिख रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी मुझे मार्केट का स्टेटस दिखाता है। तो आज सेंसेक्स गिरा है कितना, 0.39%, थोड़ा सा गिरा है, ज्यादा नहीं, बट आज सेंसेक्स गिरा है, ये रेड में दिख रहा है, मतलब आज सेंसेक्स गिरा है, ठीक है। सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ द मार्केट, ये दिखाता है कि ओवरऑल आज मार्केट गिरा है, ओवरऑल आज मार्केट गिरा है। सेंसेक्स गिव्स यू एवरेज रिटर्न।
हम अगर देखेंगे 10 साल पहले सेंसेक्स कितना था, तो वो इतना 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 बड़ा है, मतलब एवरेज रिटर्न दिया है। कुछ लोग कभी कभी ये भी बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज में म्यूचुअल फंड को कि हे म्यूचुअल फंड, हमें आपसे कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, बट जितना रिटर्न सेंसेक्स दिखाता है उतना तो दे दो, एवरेज रिटर्न तो मिल जाना चाहिए। तो उन्हें कहते हैं स्पेशल स्कीम म्यूचुअल फंड, जहां पे म्यूचुअल फंड ये बोलता है कि हम क्या करेंगे, सेंसेक्स जब बना था, सेंसेक्स में कुछ सिक्योरिटीज इंक्लूड की हुई है जो हमने क्लास में देखी थी थोड़े दिन पहले। ये देखो सारे, एशियन पेंट्स, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, ऐसे पूरी लिस्ट है। मुझे बताओ सेंसेक्स में कितनी सिक्योरिटीज होती है? 30। ये पूरा यहाँ पे लिस्ट दिखेगा आपको सेंसेक्स की सिक्योरिटीज का। ये जो सिक्योरिटीज है पूरी, ये जो पूरी की पूरी सिक्योरिटीज है, फोकस ये वेरी केयरफुली, ये जितना रिटर्न दे रही है ना ओवरऑल एवरेज, उतना दे दो। तो ये म्यूचुअल फंड भी क्या करता है, लोगों से पैसा लेता है और उस पैसे से कौन से शेयर्स खरीद लेता है, सेंसेक्स वाले। तो इससे वो आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न तो दे ही पाता है ना। तो पीपल आर हैप्पी विद दैट एज वेल। अब एक डाउट आएगा, बताओगे सर ये तो व्यक्ति खुद ही कर सकता है, तो म्यूचुअल फंड की क्या जरूरत है? खरीद लो इतने सारे शेयर्स आप खुद 1000 रुपए में। नहीं खरीद सकते ना, 1000, 2000, 5000 रुपए में आप इतने शेयर्स नहीं खरीद सकते कभी भी। तो इट इज जस्ट कि इसके लिए सेंसेक्स। दूसरा सवाल ये भी आता है, शेयर को भी व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये सब म्यूचुअल फंड एक्सपर्टीज के साथ करेगा। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा था क्योंकि जैसे ही हम अभी उस पेज पे गए थे ना, वहां पर एक ऐसा म्यूचुअल फंड भी दिख रहा है मुझको, इंडेक्स फंड दिख रहा है इसमें, इंडेक्स फंड एंड में। तो ये म्यूचुअल फंड अभी आपको समझेगा नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ये, लेकिन ये एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न देगा। तो जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे एवरेज रिटर्न से खुश हूं मैं, मुझे रिस्क नहीं लेनी ज्यादा, तो वो ऐसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। मार्केट में इतने टाइप के म्यूचुअल फंड है कि आप सोच ही नहीं सकते, आपके विचार के प्यारे हैं। और वो इसीलिए हैं क्योंकि भारत में एक चीज बहुत सारी है, क्या? आबादी। और आबादी के कारण म्यूचुअल फंड कंपनीज को पता है कि अगर हम 50 टाइप के म्यूचुअल फंड भी चलाएंगे तो कोई ना कोई तो आ जाएगा जिसको वो पसंद है। अरे ऐसा होता है ना, सुनो, हाँ, नॉर्मल ट्रेडिशनल अपने पानी पूरी खाते हैं अपन लोग, मस्त पानी पूरी सबको पसंद है ना। अपन जाते हैं, उसके पास में वो या तो आलू का मसाला होता है, वो एमपी राजस्थान टाइप वाले हैं, तो या फिर यहाँ पे रगड़ा का मसाला बनता है, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं मेजोरिटी जगह पे। अब ये आप जाते हैं ऐसे कटोरी रखते हैं, वो उसमें रखता है, उसमें थोड़ा सा मीठा पानी लगाता है। चलो थोड़ा हम पॉइंट पे आते हैं यार, सुनो, हम लोग क्या है, क्या दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने जबरदस्ती, जाना पड़ेगा अभी। सो कमिंग ऑन टू द पॉइंट, आपने कुछ पानीपुरी वाले देखे होंगे, नॉट द ट्रेडिशनल वंस, जो ऐसे आजकल 7-8 पॉट रखते हैं, एक्स पानी, वाई पानी, पुदीना पानी, ये पानी, वो पानी, है ना। अब ना अंडरस्टैंड, देखिए उसमें एक पानी रख रखा है उन्होंने, उसको खाता नहीं है, हींग वाला पानी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। नोबडी इज ईटिंग दैट, फिर भी रख रखा है, क्यों? बिकॉज ऑफ आबादी। उनको पता है भाई 20 में एक आएगा, एक चोमू आके बोलेगा वही वाला खिलाओ मेरे को, और आप उसको बना के खिलाओगे, बहुत खुश होकर जाएगा, 40 रुपए देके जाएगा। तो ये क्यों चल रहा है? ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि भारत में क्या है, आबादी। ऐसी बहुत जगह पे आप देख लोगे, बहुत सी चीजें ऐसी है कि हमें समझ क्यों रख रखा है भाई, पर आप देखना, अब रुक के देखो, कोई तो आके बोलेगा कि वही देके जाओ मेरे को। तो म्यूचुअल फंड इतने टाइप के चल रहे हैं, लिमिटलेस। और अभी जो मैंने लिस्ट दिखाई ना, वो तो अभी के ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसे कंटिन्यूअसली इतने म्यूचुअल फंड आते रहते हैं, बिकॉज भाई ये सबको पता है कि हम एक स्पेशल टाइप की चीज देंगे, कोई ना कोई तो होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट नीड वैसी होगी। कुछ 10 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, तो कोई तो होगा ना भारत में जिसका 10 साल बाद कुछ खर्चा आने वाला है, माइट बी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। अरे लोग किस किस के लिए म्यूचुअल फंड कराते हैं भाई, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो कोई ना कोई वहां पे फिट इन हो जाता है, दैट इज व्हाई इतने म्यूचुअल फंड्स भारत में चल रहे हैं। अभी गेटिंग अ फाइन आइडिया। आज से आपकी मेरी इतनी से अपेक्षा है, कल हम नोट्स में एंटर करने वाले हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको पेन डाउन करके लाना है, एंड ये स्ट्रक्चर सबको कंठस्थ होना चाहिए, बस इतनी सी अपेक्षा है। अब फिर आपको नोट्स में जो भी लिखा हुआ है वो सब समझ में आएगा, कल से हम नोट स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपको पेन डाउन कैसे करना है, आपने नोटबुक बनाई है एक सिक्योरिटीज लॉ की, ठीक है ना बेटा जी। उस बारे में और डिटेल में कल मैं बात करता हूं, बट अभी के लिए समझो कि आपको वो नोटबुक के अंदर ये ड्रॉ करके लेकर आना है, ठीक है। नोटबुक के फर्स्ट पेज पे भी ड्रॉ किया तो चलेगा, ठीक है। और जो बच्चे शुरुआत से बेसिक्स वगैरह लिख रहे हैं ना नोटबुक में, वो उसके आगे ड्रॉ कर लेंगे। नोटबुक में कुछ भी, अभी नोटबुक में कुछ लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा है? कुछ बेसिक कंसेप्ट लिखवाए हुए मैंने, है ना। चलो उसके आगे लिख लेंगे, बस ये चीज नोटबुक में लिख लो, एंड यू कैन टेक अ फोटो ऑफ इट एंड इंश्योर यू पेन इट डाउन। यस प्लीज मैम। म्यूचुअल फंड के पैसे से, तो म्यूचुअल फंड है जो एक्सपेंस में काउंट होता है। यस 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 यस, चलिए हाँ जी मैम, वापस बोलो वापस बोलो।
ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन नहीं है, नहीं, 10 दिन बाद भी बेच सकते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए यारो, खेल कूद ऐश करो। हाँ जी, ए गधे अभी नहीं, कभी और करेंगे करेंगे आराम से, टेंशन मतलब। यस यारो, और बस खेल कूद ऐश करो। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो। खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। ए ए यारो, क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी बस 3 दिन पहले ज्वाइन किया? 3 दिन पहले ज्वाइन किया है ना, पिछले 3 दिन में ज्वाइन किया, ठीक है ना? सबके लेक्चर कितने बजे खत्म हो जाते हैं बच्चों के? 5 बजे। आप लोगों के लेक्चर कितने बजे खत्म हो जाते हैं? 3:15 ना, ठीक है। एक आध दिन में एक्स्ट्रा आपसे आके बात करता हूँ मैं, तो मैं आपको अनाउंस करूंगा कब। कैसा है कि हमने कुछ बेसिक्स के लेक्चर ले लिए हैं, है ना, वो आपको देखना पड़ेगा ताकि आपको और मजा आए। मैं जब स्टॉक एक्सचेंज भी बोलता हूँ ना, तो मैंने एक पूरे लेक्चर में पढ़ाया है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो वो सब भी है, तो मैं उस बारे में आपसे बात करूंगा, तो काफी आसान हो जाएगा, तो लाइफ और बड़ा मजा आएगा लेक्चर में। या यस, हाँ जी, एक गधे बता दूंगा आराम से एपिसोड। चलो एक गधा, अभी जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, खेलो कूद ऐश करो। सी यू गाइस टुमारो। यस, चार्ट की फोटो ग्रुप पे सेंड कर दो। अबे गधों, स्क्रीनशॉट लो ना। अरे नहीं नहीं, ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूँ यार, गधे आप भी हो, लेकिन अभी मैं उनको बात कर रहा था। चलो खेल कूद ऐश करो। बाय 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 गाइस, बाय गाइस। सोफ आई एम नॉट अवेयर। चलो ऑनलाइन खूब खूब पढ़ो एंड खूब खूब आगे बढ़ो। बाय।